हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो एक डिमांड थी स्टूडेंट की कि थोड़ी टैक्स की रिवीजन स्टार्ट हो, तो उसके चलते हमने अब पहले डिसाइड किया कि कैपिटल गेन को करना है। रिवीजन जी ज़्यादातर आईसीएसई स्टडी मटेरियल्स ही होगी, क्योंकि हम उसी में से पढ़ाते हैं। तो जो भी कोई इसको यूट्यूब के जरिए करना चाहता हो, वो अपना आईसीएसई स्टडी मटेरियल साथ रखे। तो काम शुरू करते हैं। पेस पूरा तेज रहेगा इसमें। ये रेगुलर नहीं है, रिविजनरी मोड है। अब जिस तरह पहली बार हमने पढ़ा था, तो हमने पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ दिया था इसका। तो अभी हम इसमें यूज करेंगे जो रेप्लिकेशन होता है, इसका पीछे रेप्लिकेट वाला पार्ट होता है, जहां भी आप शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं। आईसीए बनी बनाई दे देता है, कोई जरूरत नहीं है खुद बनाने की। तो आओ जी बातें सुनते हैं। देखिए जी, पहली हेडिंग थी आपकी इनकम टैक्स में सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो तो इनकम वहां आएगी, उसकी भी रिवीजन होगी, डाउट ना रखें। दूसरी चीज थी जी आपकी हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट देयर टू के ओनर हैं, तो इनकम वहां आ जाएगी। फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो पीजीबीपी, ये फोर्थ हेड है। तो इसका सेक्शन 45 इज द बेसिस ऑफ चार्ज। इसको इस फास्ट रिवीजन में भी जरूर देखा जाएगा। ये सेक्शन कहता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। कीवर्ड इज ट्रांसफर्स एज वेल एज कैपिटल एसेट। उसने बोला कि अगर आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, फिर इस हेड में टैक्स लगेगा, और ये इनकम ईयर ऑफ ट्रांसफर की ही माना जाएगा। ये नहीं कहा कि जब आपको पैसे मिलेंगे तो टैक्स देना। सेक्शन 45(1) जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है, वो कह रहा है कैपिटल एसेट होना चाहिए, आपने उसे ट्रांसफर किया होना चाहिए, जो उस पर प्रॉफिट गेन्स आएंगे वो ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स होंगे। पर जब आप डीप जाएंगे इसमें, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर के अलावा एक्सेप्शंस भी आने वाली हैं। तो अभी हमारा जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो कैपिटल एसेट देखने का बनता है कि कैपिटल एसेट यहाँ पे क्या था। थोड़ा सा रेप्लिकेशन में आगे आएंगे तो मिल जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जी कैपिटल एसेट डिफाइंड है। कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब कि इससे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीनिंग बहुत वाइड हो गया है। उसने कहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल इमूवेबल सब आ गया, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आ गया। कहता है जी जो आपकी है हेल्ड बाय एसएससी, चाहे आपके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे आपकी पर्सनल है। तो ये तो कैपिटल एसेट सबको ही बना रहे हैं। सर इस डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये लाइन पढ़ते हैं, इसमें जो एक्सक्लूजन्स दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू तो हर चीज ही कैपिटल एसेट बन रही है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिसेंट एग्जाम में भी ये दिखी थी। कहता है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया इन अकॉर्डेंस विद द रूल रेगुलेशन ऑफ सेबी, और इन्वेस्टमेंट फंड जिसने इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन और आईएफएससी रेगुलेशंस। तो ये बाहर के बंदे हैं जी, जो इंडिया में आके पैसा भूसा लगाते हैं। अब अगर ये ऐसे क्लेम भी करें कि हमारे लिए स्टॉक एंड ट्रेड है, तो इनको आप ना मानना भाई, स्टॉक एंड ट्रेड ना मानना, इनकी सिक्योरिटीज को, इसको कैपिटल एसेट ही मानना है, ध्यान रखना है। अगले वाला है यूलिप, टू विच एग्जम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई। आपने देखा था अदर सोर्सेज वगैरह चैप्टर में 1010D की काफ़ी बातें थी। अब 1010D में एग्जम्प्ट हो जाए यूलिप तो वो कुछ नहीं है। बट अगर 1010D में एग्जम्प्ट नहीं हो रहा, तो वो यूलिप भी कैपिटल एसेट है। तो ये तीन चीजें इन्होंने बोली कैपिटल एसेट है। अब ये बता रहे हैं कि क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती। पहली चीज जो कैपिटल एसेट नहीं होती बेटे ध्यान दो, स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी रेफर्ड इन बी। इसका मतलब ये एफ आई का अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा वो कैपिटल एसेट ही होगा। पर अगर एक लाला जी जो ज्वेलरी की शॉप कर रहे हैं, उसमें ज्वेलरी रखी है स्टॉक एंड ट्रेड की तरह, भाई वो कैपिटल एसेट नहीं है। एक दूसरे लाला जी जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग उनके पास पड़ी है स्टॉक एंड ट्रेड की तरह, कैपिटल एसेट नहीं है। क्योंकि वो उस पर टैक्स देंगे, बट टैक्स किस सेट में देंगे? पीजीबीपी में। दो बार टैक्स थोड़ा ना देंगे कि सेम चीज पे दोबारा कैपिटल एसेट भी मान लो। तो स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, जो बिजनेस ऑपरेशन में रखे हैं आपने, भाई वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि इन सब की जो कन्वर्जन होनी है, सेल होनी है, उसके बाद उस पर टैक्स पीजीबीपी में लग जाना है, तो दोबारा यहाँ टैक्स देने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ एक एक्सेप्शन, ये जो आपके एफ बैठे हैं ऊपर, ये स्टॉक इन ट्रेड की तरह भी सिक्योरिटी को रखेंगे, तो भी आपने बोलना है कि ये कैपिटल एसेट है। फिर जी आपके पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। पर ध्यान रखेंगे, पर्सनल इफेक्ट में जो चीजें नहीं आती, मतलब कि जिन्हें आप पर्सनल इफेक्ट नहीं कह सकते, वो देखें जी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये चाहे आप कितने भी पर्सनल शो कर दें, ये आपके कैपिटल एसेट माने जाएंगे। और एक बात, जहां जहां मेरे को लगेगा कि डिटेल में भी जाना जरूरी है, मैं आपको याद कराता जाऊंगा।
जब आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ आपको पर्सनल इफेक्ट में ना और एक अच्छी बात बताई होती है कि पर्सनल इफेक्ट इज नॉट द कैपिटल एसेट, बट पर्सनल इफेक्ट उसे ही माना जाएगा जो मूवेबल होगा। अब जैसे आप जिस मकान में घर में आप रह रहे हैं, आपको जी हम पर्सनल यूज करते हैं इसे बेचा है, तो ये पर्सनल इफेक्ट है, कैपिटल एसेट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल इफेक्ट उसी चीज को माना जा सकता है जो मूवेबल है। तो मूवेबल आइटम्स पर्सनल इफेक्ट मानी जाती हैं, जो आपने डे टू डे यूज के लिए रखी होती हैं, आपने या आपके पारिवारिक मेंबर्स ने। तो इन्हें ये कैपिटल एसेट नहीं मानते। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे घर का जी फर्नीचर, घर का जी किचन अप्लायंस, फिर आपका एलईडी टीवी, ये सारा आपका मोबाइल फोन, आपकी बाइक एक्टिवा, ये सब मूवेबल चीजें हैं, पर्सनल इफेक्ट मानी जाएंगी, कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी, टैक्स नहीं लगेगा। पर द घर इटसेल्फ, जिसमें करोड़ों रुपए का फायदा होना है, जो लंबे समय के बाद बेचेंगे, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब यहां से आपको ये मिला कि पर्सनल इफेक्ट मूवेबल हो सकते हैं, इमूवेबल नहीं। अभी तक ठीक है। पर भाई मूवेबल में भी एक्सेप्शन है। ये चीजें ये चीजें मूवेबल होने के बावजूद पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसका लॉजिक मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो कबाड़ सामान है, जैसे फर्नीचर, किसी ने डाइनिंग टेबल 50,000 का खरीदा, अब वो बेच रहा है 2-3 साल बाद 20,000 का बिक रहा है। सरकार कह रही है, सरकार मतलब समझ रहे हो ना, कि ये पर्सनल इफेक्ट है बेटे, कोई कैपिटल गेन लॉस कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। फिर किसी ने ज्वेलरी 20,000 की खरीदी, लंबे समय बाद बेच रहा है, 1.5 लाख की बिक रही है। वो कह रहा है मैंने ये ज्वेलरी हर वक्त पहन के रखी, पर फिर भी उसे पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। जहाँ चांसेस ऑफ गेन है, उसको ये पर्सनल मानते नहीं। जहाँ कबाड़ है, जिसने सस्ते में बिकना है यूज करने के बाद, उसे पर्सनल मानते हैं। तो ध्यान रखना, पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो पर्सनल इफेक्ट की पहचान सर, एक तो मूवेबल होगा, घर का डेली का सामान होगा जो आप यूज करते हैं। पर अगर वो अच्छी चीजें होंगी, जैसे कि ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये भी मूवेबल है, पर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसे पर्सनल इफेक्ट नहीं मानना। फिर आप कहोगे हमारा घर, वो बिल्कुल भी पर्सनल इफेक्ट नहीं है। जमीन पर्सनल इफेक्ट नहीं है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है, तो भाई वो कैपिटल एसेट नहीं है। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ध्यान दें, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, रूरल होनी चाहिए। अगेन वही गांव की जमीन, खेत, जिनमें इतना ज्यादा ट्रेड भी नहीं होता, बार बार बेचे भी नहीं जाते और वैल्यू भी नहीं बढ़ती। तो अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। पर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब मानी जाएगी भाई? वो इन स्पेसिफाइड लिमिट्स में नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर है आपका खेत, पर वो अर्बन एरिया में आता है, जिसकी लिमिट्स अभी आ जाएंगी, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ए कैपिटल एसेट लिखना है तो साथ साथ ही लिख दो। अब यहाँ इन्होंने समरी में और आगे भी फ्रंट पे भी पूरा समझाया हुआ कि अर्बन क्या होता है। Agricultural land described in A and B below, being a land situated within the urban limit, would fall within the definition of capital asset. कहता अब जिस जमीन की बात होने लगी है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो देख लेना भाई, ए और बी दो खतरनाक एरिया हैं, इन्हें हम अर्बन लैंड कहते थे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये करोड़ों रुपए की बिकती है भाई, और एप्रिसिएशन भी बहुत आती है। रीजन, क्योंकि ये शहर के आसपास होती है या शहर में ही होती है। पहली, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, agricultural land situated in any area within the jurisdiction of MC or Cantonment Board having a population of not less than 10,000। आपकी जमीन किसी एमसी के या कैंट के जुरिडिक्शन में ही आ रही है और पॉपुलेशन वहां 10,000 से कम नहीं है। यार आपकी जमीन एमसी की लिमिट में आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में। जैसे चंडीगढ़ है हमारा, इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में भी कुछ गांव आते हैं, तो उनमें अगर खेत है, वैसे तो बचे नहीं कोई खास, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माने जाएंगे, क्योंकि जो लैंड एमसी या कैंट की लिमिट के अंदर ही आ गई, जुरिडिक्शन के अंदर ही आ गई, वो तो अर्बन है ही है। अब जो अच्छे शहर है, बड़े शहर है, उनकी जब लिमिट खत्म होती है, उसके आसपास भी आपने देखा बड़ी डेवलपमेंट होती है। अब नजर उस पे है, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस, जिसे एयरली मैयर किया जाएगा। एयरली मतलब एज द बर्ड फ्लाई, जैसे पंछी उड़ता उस हिसाब से। अब देखो जी, क्या रेंज ऑफ पॉपुलेशन थी, क्या डिस्टेंस था, फटाफट देखते हैं। अगर तो भाई पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा की है,
जिस शहर की लिमिट खत्म हुई है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा की है, और आपकी ज़मीन एरियल डिस्टेंस से मैयर करें तो उस शहर की एमसी की लिमिट जहां खत्म हुई है उसके 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाती है। मतलब ये लिमिट खत्म हुई, शहर की पॉपुलेशन जिसकी एमसी थी 10,000 से ज़्यादा थी, आपकी ज़मीन इसके 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ढलती है, लिमिट के बाहर है पर है कितने अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, अर्बन मानी जाएगी। अब बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा, बस इसमें सीधा ये याद रखना है, 6 किलोमीटर तक अगर आपकी जमीन आती है तो अर्बन मानी जाएगी। और बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, अब 8 किलोमीटर के अंदर आपकी अगर जमीन आ गई तो अर्बन मानी जाएगी। अब जिस बच्चे को ज्यादा इसमें जरूरत हो रिवीजन की तो भाई वो यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर ये इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं जिसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है भाई। अब जैसे पहली इलस्ट्रेशन में इन्होंने पॉपुलेशन ही इतनी कम बता दी, 9,000। सर देखो यहाँ पे ना 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए, फिर हम लिमिट के बाहर देखते हैं। अब कह रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर आ रही है, मैंने क्या करना है, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है, लैंड अर्बन मानी जाएगी, नो। कैपिटल एसिड मानी जाएगी, नो। अब पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो 2 किलोमीटर तक जो जमीन आती है वो अर्बन है, कैपिटल एसिड है। ये वाली इलस्ट्रेशन कर लेनी है। जो जो यहाँ पे कहानियां होंगी मैं आपको बताता चलूंगा, मिक्स रखेंगे ताकि आपका कोई पॉइंट लीव ना हो जाए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर इनकम है जो चैप्टर 1 में आप पढ़ते हो, कहता भाई वहां पे ना एक एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 2(1)(a) में कि जो कैपिटल गेन अराइज होगा एग्रीकल्चर लैंड बेच के इन एनी नॉन रूरल एरिया, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने 2 करोड़ की खरीदी, 4 करोड़ की बेच दी। अब जो इसमें फायदा हुआ है आपको, भाई वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ये लिख रहा है विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर रेवेन्यू। यस, ये खेती बाड़ी से हुई कमाई नहीं है, जमीन बेच दिया है, ध्यान रखना। इन अदर वर्ड, कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 10(1). ये एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट करता था, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के जो गेन आएगा भाई उससे आप एग्रीकल्चर इनकम क्लेम नहीं कर सकते और इस पे टैक्स लग सकता है। बाकी कुछ और चीजें भाई जो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, ये गोल्ड के रिलेटेड जो बॉन्ड्स बॉन्ड्स होते हैं वो सारे, ये आपने यहाँ से एक बार पढ़ लेने हैं, स्पेसिफाइड ये वो सारा। तो भाई पहली चीज तो हमेशा जब भी ये चैप्टर शुरू होता है ये जरूरी होती है कि बच्चे को इतना पता हो कि क्या चीज कैपिटल एसेट है क्या नहीं है। मैं दोबारा एक बार बताता हूँ कि कैपिटल एसेट क्या है। पहले तो कहता है जी हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, फिर वो अच्छी बात करता है कि जो सिक्योरिटी ये एफआईज के पास है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड क्लेम कर रहे हो अपने रिकॉर्ड्स में, पर आपने कैपिटल एसेट मानना है। यूलिप की बात करता है, फिर वो कहता है ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड। एफआई छोड़ दो, एफआई का स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट है। अब ज्वेलर की ज्वेलरी, रियल एस्टेट वाले लाला जी की लैंड, और भी जो आपके दिमाग में आता है, जो चीज स्टॉक इन ट्रेड या रॉ मटेरियल है उसको बेच बूझ के यार वो पीजीबीपी में टैक्स देगा, उसे कैपिटल एसेट ना मानना। फिर पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट में भाई मूवेबल आइटम ही शो हो सकती है, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होगा। जो तो रद्दी सामान है, घर का फर्नीचर, बाइक, एक्टिवा, माइक्रोवेव, एलईडी जो आपको घर पे आसपास दिख रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, भैया ये पर्सनल इफेक्ट है, इनको बेच के कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। जब आप बेचोगे ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन जिनमें जी चांसेस ऑफ गेन होते हैं, चाहे पर्सनल क्लेम करें, पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर अगर कोई इमूवेबल आइटम है जैसे कि लैंड बिल्डिंग, आपको जी ये पर्सनल है वो नहीं मानते, वो कैपिटल एसेट मानते हैं उसे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गांव की एग्रीकल्चर वाली जमीन कैपिटल एसेट नहीं है, अर्बन है। अर्बन चेक कैसे करना है, जो तो लैंड खुद ही एमसी लिमिट के अंदर आती हो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्बन है। फिर जो नेबर वाली लैंड है, तो पहले आप ये देखो कि शहर जिसकी एमटी लिमिट के अंदर आपकी जमीन आ रही है उसके दायरा देखना, सॉरी लिमिट के अंदर नहीं दायरा। शहर अगर 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन वाला है, 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन होनी चाहिए 2 किलोमीटर तक, 1 लाख से ज्यादा है तो दायरा बढ़ जाएगा 6 किलोमीटर, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर। डिस्टेंस एरियल देखना बेटा, जैसे बर्ड फ्लाई करता है, बाय रोड वाला डिस्टेंस नहीं, एरियल डिस्टेंस की कवरेज बहुत ज्यादा होती है। एरियल 8 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, बाय रोड के 12-13 के बराबर है। ठीक है जी, ये बात होगी है। बॉन्ड्स वगैरह वो ध्यान रख लेना। वंस यू आर क्लियर कि भाई जो चीज यहाँ पे बेची गई है ये भाई कैपिटल एसेट है, तो अगला प्रॉब्लम ये होता होता है कि भाई वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म।
जिसके अंदर भी इन्होंने बहुत आसान कर दिया पिछले कुछ सालों में। अब बहुत ही सिंपल सी चीजें बची हैं। जैसे भी अगर आप ये देखें कि कुछ कैपिटल ऐसे ऐसे हैं कि जिनको आप 12 महीने से ज्यादा रख लोगे तो भाई लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। 12 महीने से ज्यादा रख के बेचना है तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। सर उस लिस्ट में किसका नाम आता है? सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी, सिर्फ शेयर नहीं, कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है, 12 महीने से ज्यादा रखी और फिर बेची, तो नेचर ऑफ गेन होगा लॉन्ग टर्म। अब जो बच्चे बिल्कुल ये चैप्टर को पहली बार सुन रहे हैं, वैसे तो उनके लिए वीडियो सही नहीं है, ये तो रिवीजन है। अब उनके दिमाग में आ रहा होगा ये लॉन्ग शॉर्ट का क्या पंगा है। भाई दोनों का ना कॉम्पिटिशन का तरीका अलग है, एग्जम्पशंस का तरीका अलग है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा जा आपको ध्यान में रखना होता है। अब इंडेक्सिंग वगैरह चलो खत्म हो गया, बट जब टैक्स कैलकुलेशन की बात होती है तो थोड़ा सा आपको पता है। तो याद रखें, लिस्टेड सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड सिक्योरिटी आपने बेची है, भाई 12 महीने से ज्यादा रखी है तो लॉन्ग है, 12 महीने के लिए भी रखी है तो भी शॉर्ट है, 12 से ज्यादा रखना। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड बात करेंगे इसके भी। अभी सारे म्यूचुअल फंड नहीं आ रहे, इक्विटी ओरिएंटेड आ रहा है या यूटीआई आ रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड आ रहे हैं, सेम स्टोरी। 12 महीने से ज्यादा रखे तो लॉन्ग टर्म, अप टू 12 महीने तो शॉर्ट। अदर कैपिटल एसेट कहता है अब बाकी जो भी बचे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, अनलिस्टेड, ये वो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा चाहिए। भाई 24 महीने लग जाएंगे, 24 महीने से ज्यादा रखना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म होगा। 24 महीने के अंदर अंदर या 24 महीने तक बेच दिया तो शॉर्ट टर्म होगा। सर अब ये है जी बाउंसर पॉइंट, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ साल पहले एक अमेंडमेंट हुई, 50 AA सेक्शन लाया गया। ये सेक्शन ये कहता है कि कैपिटल गेन जो इन एसेट्स को बेच के आएगा वो शॉर्ट टर्म ही होगा हमेशा ही। भाई शॉर्ट टर्म ही होगा हमेशा, चाहे आपने 20 साल रखा हो, उसमें एजिंग मैटर नहीं करेगी। ये तीन चीजों से जो गेन जनरेट होगा शॉर्ट टर्म ही होगा, जो लॉस होगा तो वो भी शॉर्ट टर्म ही होगा। कौन सी है वो तीन चीजें? यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, सर इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये डेट ओरिएंटेड फंड होता है। जे 1/4/23 के बाद खरीदा, उससे पहले खरीद के रखा हो चल जाएगा, एजिंग देख लेना फिर तो। बट 1/4/23 के बाद अगर आपने खरीदा है, इसमें एज देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई साहब जब आपने बेचना है इन्होंने शॉर्ट टर्म मानना है। मार्केट लिंक डिबेंचर्स, जिनकी रिडम्पशन वैल्यू किसी ना किसी इंडेक्स के साथ लिंक कर दी जाती है, भाई इनको भी इसने शॉर्ट टर्म ही मानना है, कितनी मर्जी देर के लिए रख ले। अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर, इनको भी इसने शॉर्ट टर्म ही मानना है। ध्यान से, एज डज नॉट मैटर। तो ठीक है भाई, अब ये चीजें होगी। अब यहाँ से डिटेल वाले में और क्या क्या बताना है, देखो इसका तो सेम है, इक्विटी ओरिएंटेड ये वो कभी पढ़ा देंगे। और आगे और आगे सर एक ना थोड़ा जा ट्रांसफर बता दो। अब ट्रांसफर में क्या क्या आता है, क्योंकि वो कहता है ना ट्रांसफर कैपिटल एसेट की होगी तो टैक्स लगेगा। कहता है जी सेक्शन 2 क्लॉज 47 में इंक्लूसिव डेफिनेशन ट्रांसफर की पड़ी हुई है। ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ये सब आता है। कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब कि अगर आपने विलफुली नहीं बेचा, गवर्नमेंट ने वहां कोई हाईवे बनाना था, सड़क चौड़ी करनी थी, कोई प्रोजेक्ट लाना था, आपकी जमीन अक्वायर कर ली है, तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा। और उसको कंप्यूट करने का स्पेशल तरीका इस सेक्शन में है। फिर अगर एक ओनर ऑफ कैपिटल एसेट अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक जमीन जिसको आपने एज ए इन्वेस्टर रखा हुआ था पिछले 15 सालों से, अब वहां प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, वहीं आप छोटे छोटे प्लॉट्स कट करके लोगों को बेच रहे हो, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। चाहे अभी तो कोई नया मालिक आया ही नहीं, जस्ट नेचर चेंज किया, भाई साहब माना जाता है इसको भी। सेक्शन लिखना है तो लिख डालें, 45(2) में आएगा। फिर जब आपका ये जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योर या रिडीम होगा, उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा, जरूरी। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने लैंड बिल्डिंग बेची और जिसको बेची बायर को, उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई, अभी अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कराई, पर आपकी कंसिडरेशन या मेजर पार्ट देयर ऑफ आ गया और कीज पोजेशन, आपने पोजेशन उसे दे दिया, तो मान लिया जाएगा कि चीज ट्रांसफर हो गई है। ठीक है भाई। तो ये सारा लास्ट वाला, जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो घर खरीदते हैं, तो उसमें आपको बताया गया था कि आप शेयर सर्टिफिकेट के ओनर होते हैं, उसे ही आगे बेचेंगे शेयर सर्टिफिकेट को, तब भी माना जाएगा कि आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये है कहानी भाई, थोड़ी बहुत जो
हम पहले डिटेल में तो बहुत टाइम लगाया इस सब पे, तो हमने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको टाइम कम लगना चाहिए, मेन चीज तो ये है। तो ही फायदा ना इसका। अब जी फिर आगे की तरफ अगर चलें, तो मोड ऑफ कॉम्पुटेशन जो है सेक्शन 48 देता होता है ये। अब मैं फिर से समरी में वापस हूँ, आपने पेज का ध्यान रखना है। ये दिखा रहे हैं कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कैसे कंप्यूट होगा। यहाँ बोला है जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी, मोटी मोटी बात की कितने में आपने बेचा वो लिख दो, माइनस जो आपके खर्चे हो गए हैं इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। जैसे बेचते वक्त आपने किसी डीलर को कमीशन दी, कभी बिकवा दे यार 1% तू रख लियो, माइनस कर देना। फिर आ जाएगी नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन, इसमें से जी आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करनी है। यही दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको सीखना शुरू करेंगे आगे इन्हीं वीडियोस में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐसी चीजें नहीं आएंगी जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, जिसकी डिडक्शन आप 24B या अगले रिलेटेड सेक्शंस में ले चुके हैं। मतलब अगर आपने घर खरीदा 50 लाख का और उसमें लोन भी लिया था 40 लाख का, और उस लोन की आप कैलकुलेशन याद रख के बैठे हो कि उसमें इंटरेस्ट गया था, भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी, आपका घर पूरा 50 लाख का माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेस करवा लेना। फिर भाई आपको एग्जम्पशंस वगैरह क्लेम करनी है, बचा हुआ आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि बात हो रही थी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। अब भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहते हैं भाई अगर आपने एसटीटी पे किया है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर्स का कल्चर काफी ज्यादा आजकल, तो लोग शेयर खरीदते बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो खरीदते वक्त भी एसटीटी लगता है और बेचते वक्त भी, दोनों वक्त ध्यान रखें। एसटीटी जो आप परचेज ऑफ शेयर पे करोगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर कोई कोई जी मेरे को 1 लाख के शेयर थे और मेरा उस पर 100 रुपये एसटीडी लग गया था, तो कॉस्ट यही मानी जाएगी 1 लाख। और फिर वो कहे जी मैंने वो शेयर अच्छे रेट पे 1.5 लाख पे बेचे, पर तब भी मेरे को उसमें कुछ एसटीडी लग गया था 150 रुपये, भाई कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एसटीडी की डिडक्शन है ही नहीं है। जिन्होंने पूरा सिलेबस किया उन्हें पता है एसटीडी की डिडक्शन तब मिल पाती है इफ यू आर अ डीलर। मतलब कि अगर आपकी ये शेयर सिक्योरिटी वाली इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है, देन यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ एसटीडी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब जो लैंडमार्क चेंज है वो ये है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन चीजों की किसी जमाने में इंडेक्सिंग हुआ होती थी लॉन्ग टर्म केसेस में ही। अब वो कॉन्सेप्ट बंद है, 23 जुलाई 2024 से वो बंद हो गया। पर एक कहानी यहाँ लिखी हुई है जो जब हम टैक्स कंप्यूट करने पे पहुंचेंगे तो बात जरूर करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करनी है वो भी पूरी सिखाई गई है। फिर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको लगेगा कि सर ऑलमोस्ट सेम ही है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ गया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो लेस हो गया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, फिर से आपकी सीओआई माइनस हो गई, अगेन उसने लिख दिया कि इंटरेस्ट वगैरह की डिडक्शन नहीं होगी, एसटीसीजी आ गया, यहाँ भी सेम है एसटीटी वगैरह की डिडक्शन नहीं होगी। सर कैपिटल गेन का चैप्टर मैं सच बोलूं तो बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि पहले जो इंडेक्सिंग वगैरह होती थी ना वो काफी जानलेवा होती थी। अब तो चीजें काफी ज्यादा क्लियर हैं, उसमें बच्चा वैसी कहानी बना दे, ये है वो है तो बातें अलग हैं बेटे, अदरवाइज तो चीजें बड़ी सिंपल हैं। तो मेरा अब अगला जो इसमें टॉपिक बनेगा वो होगा रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आज एक इंट्रो लेक्चर टाइप हमने इसमें डाला। कल बात करते हैं जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह की, और उसमें थोड़ा आगे भी चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी देख लेंगे, फिर दो चार कैपिटल गेन कंप्यूट भी कर देंगे। डन है जी।